नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करते हैं, जो कि है नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय। इसमें हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से राज्य जो हुए वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले भूमिका से। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता तथा शून्यता को पूरा करने के लिए कई स्वतंत्र व स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। यानी कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद उसकी जगह लेने के लिए कई स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य का उदय हुआ, जिसमें से आपके बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और भरतपुर प्रमुख थे। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी थी और अंग्रेजों को अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और भरतपुर जैसे राज्यों पर ही विजय प्राप्त करनी थी। अब देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल यानी कि 1719 से 48 में चिनक्लीज खां 1724 से 48 ने की। यानी हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनक्लीज खां के द्वारा की गई। उसने निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की और चिनक्लीज खां ने ही निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1720-22 के बीच दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722-24 तक साम्राज्य का वजीर बना रहा। यानी निज़ामुल मुल्क जो थे वो सैयद बंधुओं के पतन में पहला तो भूमिका निभाई, उसके बाद 1722-24 में दक्कन में अपनी सुदृढ़ स्थिति कर ली और साम्राज्य का वजीर बन गया। उसने मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की। जो चिनक्लीज खां था यानी निज़ामुल मुल्क, उसने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, परंतु उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निज़ामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और उदारवादी नीति अपनाई। उसने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को शुरू कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर रखने का प्रयास किया। यानी चिनक्लीज खां जो था यानी कि निज़ामुल मुल्क, हिंदुओं के प्रति उसकी सहनशीलता थी और उदारवादी नीति को अपनाए। उसने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को शुरू किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया और राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर रखने का भी प्रयास किया। 1748 में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो उसके द्वारा स्थापित शक्ति की रक्षा कर सके। यानी कि जब निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हैदराबाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो उसकी शक्ति की रक्षा कर सके। सितंबर 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और 1798 में हैदराबाद का जो निज़ाम थे वो वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेज़ली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया और हैदराबाद ही प्रथम राज्य था जिसने वेलेज़ली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना को रखने को स्वीकार किया। अब देखते हैं हम लोग कर्नाटक। मुगल काल में कर्नाटक जो था वो हैदराबाद सूबेदार के अधीन एक सूबा था। यानी जो कर्नाटक जो था वो हैदराबाद सूबेदार के अधीन में एक सूबा था। स्वतंत्र कर्नाटक सूबे की स्थापना सादतुल्ला खां 1710 से 1732 ने की। यानी कि स्वतंत्र कर्नाटक का जो
स्थापना था वो सादतुल्ला खां के द्वारा किया गया तथा अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। और कर्नाटक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो अर्काट थी। अब देखते हैं बंगाल। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल जो था भारत का सबसे समृद्ध और धनी प्रांत था। 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में चिनक्लीज खां ने मुबारिज खां को पराजित किया। यानी सुकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1724 में था और इसमें चिनक्लीज खां ने मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात दक्कन का वायसराय बन गया। उसके बाद जो चिनक्लीज खां था वो दक्कन का वायसराय बन जाता है। केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की नींव रखी। और उसके बाद केंद्रीय शक्ति में जो कमजोरी होता है उसका लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खां जो होते हैं वो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जिनका शासन जो रहता है नवाब के तौर पे 1717 से 1727 के बीच रहता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल के सूबेदार बनाए गए। यानी 1717 ईस्वी में उसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया और 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दी। और जो मुर्शिद कुली खां जो थे वो अपनी राजधानी जो के थे और ढाका से मुर्शिदाबाद में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके समय में 3 विद्रोह हुए। यानी मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। कौन कौन सा? यानी जो पहला विद्रोह हुआ था वो सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जो था वो सुजात खां के नेतृत्व में हुआ था और तीसरा जो था वो नजात खां के नेतृत्व में हुआ था। मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया तथा भू राजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यानी कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा इजारेदारी प्रथा की शुरुआत बंगाल में सर्वप्रथम की गई। उसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो जाती है। यानी मुर्शिद कुली खां की जो मृत्यु होती है वो 1727 ईस्वी में हो जाती है। मुर्शिद कुली खां नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करता था। यानी जो मुर्शिद कुली खां जो था वो नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करता था। वस्तुतः उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार किया, किंतु वह मुगल बादशाह को नियमित रूप से वार्षिक कर के रूप में काफ़ी बड़ा रकम भेजता रहा। उसके बाद देखते हैं सुजाउद्दीन, जिसका जो नवाब का पीरियड था, यह नवाब का जो शासनकाल था वो 1727 से 1739 के बीच था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। यानी जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन जो होता है वो बंगाल का नवाब बनता है। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन आ गया। सुजाउद्दीन खां के शासनकाल में राज्य की शक्ति कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के गुट में एकत्रित हो गई। यानी कि जो सुजाउद्दीन जो था उसके शासनकाल में कुछ स्वार्थी व्यक्तियों का जो था गुट बन गया, जिसमें प्रमुख थे राय ए रायन आलमचंद, जगत सेठ फतेहचंद, हाजी अहमद खां और अलीवर्दी खां। यानी कि जो गुट बना था उसमें जो प्रमुख जो थे वो थे कौन? राय ए रायन आलमचंद, जगत सेठ फतेहचंद, हाजी अहमद खां और अलीवर्दी खां। राय ए रायन आलमचंद एक योग्य वित्त विशेषज्ञ था। जो राय ए रायन चंद था वो क्या था? वित्त विशेषज्ञ था।
1733 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। यानी कि 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का नाजिम नियुक्त किया गया। शुजाउद्दीन ने राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के प्रयास किया। शुजाउद्दीन जो थे वो राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का प्रयास किया, लेकिन मार्च 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु जो होती है मार्च 1739 में हो जाती है। उसके बाद बंगाल का नवाब सरफराज खां बनता है। कौन बनता है? तो सरफराज खां, जिसका नवाब का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1739 से 40 रहता है। सरफराज खां एक अयोग्य और विलास प्रिय शासक था। सरफराज खां जो था वो एक अयोग्य और विलास प्रिय शासक था। उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां, नायब सूबेदार कौन थे? अलीवर्दी खां जो थे वो बंगाल को अपने अधीन में करने का प्रयास किया। अलीवर्दी खां ने मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया तथा 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। यानी कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 में, जिसमें मुर्शिद कुली खां ने सरफराज खां को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। अलीवर्दी खां के नेतृत्व में हुए इस युद्ध में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। सरफराज खां की हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर अलीवर्दी खां का आधिपत्य हो गया, और सरफराज खां की जब हत्या हो जाती है उसके बाद बंगाल पर अलीवर्दी खां का आधिपत्य हो जाता है। उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। अलीवर्दी खां ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नजराना देकर बंगाल पर शासन करने की सम्राट की अनुमति प्राप्त कर ली, और अलीवर्दी खां जो थे वो मुगल सम्राट किसको? शाह आलम को नजराना देकर बंगाल पर शासन करने की सम्राट की अनुमति भी प्राप्त कर ली। उसके बाद देखते हैं अब अलीवर्दी खां, जिसका शासनकाल जो रहता है वो 1740 से 1756 तक रहता है। अलीवर्दी खां अपनी सत्ता को अस्थायी रूप देने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये का नजराना भेजा करता था। यानी जो अलीवर्दी खां जो था वो मुगल सम्राट को अस्थायी सत्ता या अस्थायी रूप से सत्ता को प्राप्त करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए 2 करोड़ रुपये का नजराना भेजा करता था। मराठों के हमलों से तंग आकर अलीवर्दी खां ने मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली। यानी मराठों से भी अलीवर्दी खां तंग आ गए थे। उसके बाद मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली, जिसमें उसने संधि के तौर पर उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। यानी संधि के तौर पे जो अलीवर्दी खां जो थे वो तो मराठों को उड़ीसा राज्य दे दिए और 12 लाख रुपये जो थे वार्षिक चौथ भी देने की बात स्वीकार कर ली। बदले में मराठों ने भविष्य में कभी भी बंगाल पर आक्रमण न करने का वादा किया। स्वर्ण रेखा नदी को बंगाल की सीमा रेखा स्वीकार किया गया। यानी स्वर्ण रेखा जो नदी है उसको बंगाल की सीमा रेखा स्वीकार किया गया। बंगाल पर मराठों का आक्रमण अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस आक्रमण के कारण बंगाल का भयंकर विनाश हुआ और नवाब की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। मराठों के नाम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली। यानी कि मराठों के नाम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली। अलीवर्दी खां ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में अपनी अपनी बस्ती की किलेबंदी करने का विरोध किया। अलीवर्दी खां इस बात से बहुत सतर्क था कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करें, और अलीवर्दी खां इस बात के लिए बहुत ही सतर्क था कि कहीं यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करें। वह यूरोपीय कंपनियों
को नियंत्रित रखना चाहता था। अलीवर्दी खां जो था वो यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रण में रखना चाहता था। यूरोपियों के बारे में अलीवर्दी खां ने कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यानी कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यानी कि अलीवर्दी खां जो थे यूरोपियों के बारे में कहते थे कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, यानी 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है। अब देखते हैं सिराजुद्दौला, जिसका शासनकाल यानी नवाब का जो पीरियड था वो 1756 से 57 ईस्वी तक था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना जून 1756 में हुई। जो ब्लैक होल की घटना जो होती है वो सिराजुद्दौला के समय में ही होती है। इसमें हॉलवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना एक अतिशयोक्ति मानी जाती है, और जो इस घटना होती है ब्लैक होल की घटना जो होती है वो एक अतिशयोक्ति मानी जाती है। सिराजुद्दौला के समय प्लासी के युद्ध यानी 1757 की पृष्ठभूमि तैयार हुई, यानी सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वो तैयार हो गई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों यानी कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर बंगाल पर मनचाहा अधिकार पा लिया। यानी कि प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और बंगाल पर मनचाहा अधिकार पा लिया। अब देखते हैं मीर जाफर, जिसका शासनकाल जो रहता है यानी नवाब जो रहते हैं वो 1757 से 1760 ईस्वी तक रहते हैं। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, यानी कि प्लासी का युद्ध जब सफल रहा तो उसमें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी तथा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की भेंट उपहार में दी। यानी कि एक तो 24 परगना की जमींदारी भी उसको दे दी और क्लाइव को उपहार स्वरूप 2,34,000 पाउंड की राशि भी भेंट की। इससे शासन काल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, और इसी के शासन काल में हिंदू मुस्लिम का जो था वो वैमनस्य प्रारंभ हो गया, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज करो का नीति का सूत्रपात किया। मीर जाफर विद्रोहों को दबा नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी सफल नहीं रहा, और जो मीर जाफर था वो विद्रोह को दबा नहीं सका, जिसके कारण अपने आंतरिक प्रशासन में भी उन्हें असफलता मिली। मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी को जितनी अपेक्षा थी, यानी कि मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को जितनी अपेक्षा थी वह नवाब पूरा नहीं कर पा रहा था। क्लाइव के जाने के बाद वेंसीटॉट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना, यानी कि जब क्लाइव यहाँ से चले जाता है उसके बाद वेंसीटॉट को बंगाल का स्थायी गवर्नर बनाया जाता है। इसने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया, और वेंसीटॉट ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया। इस घटना को कुछ विद्वान बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब देखते हैं मीर कासिम, जो कि 1760 से 1763 ईस्वी तक नवाब रहते हैं। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब था, यानी कि अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम को बंगाल का सबसे योग्य नवाब माना जाता है।
उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, यानी कि जो बंगाल की राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया। क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था, उसने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और मीर कासिम ने तोप और बंदूक का कारखाना मुंगेर में स्थापित किया, साथ ही सेना का पुनर्गठन भी किया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम ने सभी प्रकार के व्यापार को आंतरिक चुंगी कर से मुक्त कर दिया, और जो दस्तक अंग्रेजों को मिले थे उसका अंग्रेज बहुत ही दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके देखते हुए मीर कासिम ने क्या किया कि सभी आंतरिक चुंगी कर को मुक्त कर दिया। मीर कासिम के समय ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम विजय अंग्रेजों को हुई। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया जाता है। इस युद्ध के विजय के बाद वास्तविक रूप से भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्पश्चात लॉर्ड क्लाइव की मध्यस्थता में इलाहाबाद की संधि 1765 हुई। इलाहाबाद की संधि जो कितना होती है 1765 में होती है, जिसमें ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। यानी कि 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटेन को, यानी कि ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अब देखते हैं हम लोग बंगाल के नवाबों का क्रम। यानी कि पहला जो बंगाल के नवाब थे वो मुर्शिद कुली खां, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 1717 से 1727 था। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज खां आते हैं 1739 से 1740। फिर अलीवर्दी खां, फिर 1740 से 1756। फिर सिराजुद्दौला आते हैं 1756 से 1757। उसके बाद मीर जाफर आते हैं 1757 से 1760। फिर मीर कासिम आते हैं 1760 से 1763। फिर मीर जाफर आते हैं 1763 से 1765। फिर नजमुद्दौला आते हैं 1765 से 1766। फिर लास्ट में सैफुद्दौला आते हैं जो कि 1766 से 1770 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं। अब देखते हैं अवध। स्वतंत्र अवध सूबे की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क ने की। यानी कि स्वतंत्र अवध की जो स्थापना है वो कब की हुई थी 1722 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी। उसने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया और अवध की राजधानी जो थी वो फैज़ाबाद थी। उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपनी निजी सेवाएं गठित की। 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया और 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा जमींदारों को अनुशासित कर किसानों की हालत को बेहतर बनाया। नादिर शाह के खिलाफ सादत खां ने मुगल बादशाह के साथ युद्ध में भाग लिया और नादिर शाह के साथ जो थे सादत खां ने मुगल बादशाह के साथ युद्ध में भाग लिया। उसके बाद देखते हैं सफदर जंग, जिसका जो नवाब रहते हैं वो 1739 से 1754 तक रहते हैं। कहाँ? अवध के। सफदर जंग सादत खां का भतीजा तथा दामाद था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। मुगल बादशाह जो थे कौन? मोहम्मद शाह ने सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त करते हैं। 1748 में मुगल बादशाह सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। यानी कि सफदर जंग को
नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग शुजा-उद-दौला के बारे में, जिसका जो नवाब का टाइम पीरियड था वो 1754 से 1775 तक था। सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बनता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली का साथ शुजा-उद-दौला ने ही दिया था। यानी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ शुजा-उद-दौला ने दिया था। शुजा-उद-दौला ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। दुर्भाग्यवश ये तीनों ब्रिटिश सैनिकों के सामने विवश हो गए यानी कि हार गए। उसके बाद देखते हैं आसफ-उद-दौला यानी कि जिसका नवाब का जो समय था वो 1775 से 1797 था। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसफ-उद-दौला हुआ। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित कर दी। यानी कि जो अवध की जो राजधानी थी पहले फैजाबाद हुआ करती थी, तो आसफ-उद-दौला ने उसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दी। आसफ-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में कितना, तो 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया, जिसका मुख्य वास्तुकार किफ़ायत उल्लाह खां था। यानी कि लखनऊ में इमाम बाड़ा का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आसफ-उद-दौला के द्वारा किया था, जिसका जो मुख्य वास्तुकार था वो किफ़ायत उल्लाह खां था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाजिद अली शाह, जिसका नवाब का जो समय था वो 1847 से 1856 के था। यह जो था अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर तो आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। यानी कि आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। अब हम लोग देखते हैं अवध के नवाबों का क्रम। यानी कि अवध के जो पहले नवाब थे वो सादत खां थे, जिसका समय था वो 1722 से 1739 था। उसके बाद आए सफदर जंग, जिसका शासनकाल जो था वो 1739 से 1754 था। फिर आते हैं शुजा-उद-दौला, जिसका शासनकाल 1754 से 1775 था। उसके बाद आते हैं आसफ-उद-दौला, जिन्होंने मुहर्रम और इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया लखनऊ में 1775 से 1797। फिर आते हैं वजीर अली 1797 से 1798। उसके बाद आते हैं सादत अली खां 1798 से 1819। फिर आते हैं गाजी उद्दीन हैदर अली, जिसका समय था वो 1814 से 1837 था। उसके बाद लास्ट आते हैं वाजिद अली शाह, जिसका समय जो था 1847 से 1856 था। अब हम लोग देखते हैं केरल। केरल, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो त्रावणकोर थी। 18वीं शताब्दी के मध्य केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन, तो पहला था कालीकट, दूसरा चिराक्कल, तीसरा कोच्चिन और चौथा त्रावणकोर। 1729 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उन्होंने अपने राज्य के सामंतों को पराजित किया। जो राज्य के जितने भी सामंत थे उन सभी को क्या किया, पराजित किया। किसने, तो राजा मार्तंड वर्मा ने। साथ ही केरल से डचों को हराकर उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त किया। और डचों को मार्तंड वर्मा के द्वारा हराया गया और उसका अस्तित्व को समाप्त किया गया। उसने पश्चिमी मॉडल की तर्ज पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया। साथ ही आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी करवाया। यानी कि आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी मार्तंड वर्मा के द्वारा करवाया गया। मार्तंड वर्मा ने उत्तराधिकारी राम वर्मा के शासन के समय त्रिवेंद्रम, संस्कृत
विद्वता का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का भी प्रचलन देखने को मिलता है और 18वीं शताब्दी में इसमें मलयालम साहित्य का भी प्रचलन हम लोग को केरल में देखने को मिलता है। राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान एवं संगीतज्ञ थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैसूर। मैसूर विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य के अधीन एक सूबा था। मैसूर जो था वो विजयनगर साम्राज्य के अधीन में एक सूबा था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन होता है वो तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी के बाद हो जाता है और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर प्रमुख था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन होता है और उसकी कमजोरी के बाद फायदा उठाकर जो स्वतंत्र राज्य बनता है उनमें सबसे प्रमुख था मैसूर। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना हुई। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में दो प्रमुख मंत्री नंजराज एवं देवराज थे। धीरे धीरे नंजराज मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा हो गया। नंजराज की सेना में हैदर अली भर्ती हुआ। जो हैदर अली जो था वो नंजराज की सेना में भर्ती हुआ था, जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का प्रधान बन गया। अब हम लोग देखते हैं हैदर अली के बारे। 1722 ईस्वी में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। यानी कि साधारण अधिकारी के रूप में 1722 में जन्म लिए हैदर अली ने एक अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अपनी कौशल क्षमता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त हुआ। इसने खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया और हैदर अली ने खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। हैदर अली के सत्ता ग्रहण करने के बाद मैसूर राज्य के अनेक सामंत राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। यानी कि जब हैदर अली सत्ता ग्रहण करते हैं तो मैसूर राज्य के अनेक सामंत जो थे वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। हैदर अली ने इन विद्रोहों को शांत किया और बिदनूर, सुंदी यानी सुंदा, सेटूर यानी सेदा, कन्नारा, कोयम्बटूर, बारामहल और मालाबार तट पर कब्जा किया। बल्लालारपुर, राय दुर्ग, चित्तल दुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। यानी हैदर अली ने बल्लालारपुर, रायदुर्ग और चित्तल दुर्ग के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया। हैदर अली ने अपनी सेना को सुसंगठित करने के पश्चात तकनीकों पर भरोसा जताया और अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। साथ ही फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की। यानी हैदर अली के द्वारा डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। यानी 1761 में मैसूर का शासक जो था हैदर अली ने स्वयं को घोषित कर दिया। किसको हटा के? तो नंजराज को हटा के। 1763 में बिदनूर में राजा की मृत्यु के बाद बिदनूर की सत्ता पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया और वहां अपने व्यक्ति को उपासक यानी
उपशासक नियुक्त किया। सत्ता की शुरुआत से ही वह मराठा सरदारों, निज़ाम और अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। और जब सत्ता की शुरुआत हुई थी, स्टार्ट किए थे हैदर अली, उस टाइम से ही वो मराठा सरदारों, निज़ाम और अंग्रेज़ों से लड़ता रहता था। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों को परास्त किया। और दक्षिण भारत में यानी कि दक्कन में हैदर अली जो ही था पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेज़ों को हराया था। अब देखते हैं हम लोग टीपू सुल्तान, जिसका जो शासन काल था या टाइम पीरियड जो था वो 1782 से 1799 तक था। हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर अली के समान था। यानी कि टीपू सुल्तान की जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी वो अपने पिता हैदर अली के समान ही था। हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान के कार्य। अपने नाम के सिक्के चलवाए, यानी टीपू सुल्तान ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के चलवाए। वर्षों एवं महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया। यानी कि वर्ष का जो नाम था और महीना जो था वो हिंदू के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग करना स्टार्ट किया। फिर आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई और सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई। नाप तौल के आधुनिक पैमानों का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? तो टीपू सुल्तान के द्वारा। जैकोबिन क्लब की स्थापना की, वह उसका सदस्य बना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च स्थान दिया। पूर्णिया एवं कृष्ण राव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। यानी कि पूर्णिया एवं कृष्ण राव जो थे इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। किसके? तो टीपू सुल्तान के। श्रृंगेरी मंदिर में वे पुनः निर्माण के लिए दान दिया और श्रृंगेरी मंदिर में जो पुनः निर्माण हो रहा था उसमें भी टीपू सुल्तान ने दान दिया। टीपू सुल्तान ने समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए तुर्की, अरब, फ्रांस, काबुल में दूत मंडल भेजा। यानी कि टीपू सुल्तान ही जो थे वो विदेशों से दूतावास करने के लिए दूत मंडल भेजा करते, जिसमें तुर्की, अरब, फ्रांस और काबुल शामिल था। देखते हैं 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उसके संस्थापक। जैसे कि पहला था आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद स्वायत्त राज्य का संस्थापक था निज़ाम उल मुल्क, जिसको चिनक्लीज खां भी बोला जाता है। दूसरा है कर्नाटक। तो कर्नाटक के तो सादतुल्ला खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध के सादत खां और मैसूर के हैदर अली, और केरल के मार्तंड वर्मा। केरल के कौन थे? मार्तंड वर्मा। हम लोग देखते हैं रुहेलखंड। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने की। यानी रुहेलखंड की जो स्थापना थी वो अली मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। रुहेलखंड हिमालय के तराई क्षेत्र में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ उपजाऊ क्षेत्र था। यानी जो रुहेलखंड जो था वो हिमालय की तराई क्षेत्र में था, जो कि गंगा तट के से कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाट से लगातार संघर्ष होता रहता था। यानी कि रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के तहत धनराशि मांगी। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा संधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया। अंततः हाफिज रहमत खान मारा गया। अब देखते हैं हम लोग जाट।
जाट जमींदारों का समुदाय था। जो जाट जो था वो जमींदारों का समुदाय था जो मूलतः दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में फैले थे। जो जाट जो थे वो दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीप इलाकों में फैले हुए थे। 1700 ईस्वी में चूड़ामन ने भरत राजपुर की नींव डाली और 1700 ईस्वी में चूड़ामन के द्वारा भरत राजपुर की नींव डाली गई। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया। यानी कि चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली, उसके बाद उसका जो भतीजा थे बदन सिंह, उसने जाटों का नेतृत्व संभाला। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और बदन सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दी गई। बदन सिंह के पश्चात जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। यानी बदन सिंह के बाद जाटों का जो नेतृत्व था वो सूरजमल के द्वारा संभाला गया। इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। यानी कि सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज का पतन प्रारंभ हो गया और 1763 ईस्वी में सूरजमल की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से जाटों का जो पतन होता है वो प्रारंभ शुरू हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं जाट राज के उत्तराधिकारियों का क्रम। सबसे पहले जाट राज यानी कि जो भरतपुर राज था उसका स्थापना चूड़ामन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बदन सिंह आते हैं, फिर उसके बाद सूरजमल जिसको अफलातून भी कहा जाता है, फिर जवाहर सिंह, फिर रतन सिंह, फिर केसरी सिंह, फिर रंजीत सिंह और फिर रणधीर सिंह। तो हम लोग देखेंगे किसके? रंजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में? तो रंजीत सिंह। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के संबंधित थे। यानी रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने और मात्र 12 साल की उम्र में ही ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं। कौन? तो रंजीत सिंह। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्या किया? कि लाहौर को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय की और 1809 में कांगड़ा की विजय करता है। 1813 ईस्वी में कश्मीर को शाह शुजा यानी अफगान अमीर से अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यानी कि राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर जो हीरा होता है प्राप्त, वो शाह शुजा से प्राप्त होता है जो कि अफगान अमीर था। 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किया। 1834 ईस्वी तक पेशावर भी सिख राज्य का अंग बन गया। अब देखते हैं रंजीत सिंह का प्रशासन। रंजीत सिंह का प्रशासन यानी पहले देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। सिख राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांत ही सूबा कहलाता था। जो सिख राज्य था वो प्रांत में विभक्त था और प्रांत ही सूबा कहलाता था। सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम होता था और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको नाजिम बोला जाता था। प्रत्येक सूबे यानी कि परगने में बटे थे। प्रत्येक सूबा जो था वो परगने में बटे थे। परगने जो थे वो तालुक में और तालुकों के अंतर्गत 50 से 100 गांव आते थे। यानी कि सबसे पहले प्रांत होता था सबसे बड़ा, फिर उसके बाद परगना, फिर उसके नीचे तालुका और तालुका जो था वो फिर गांव यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई में बटा था और तालुका में 50 से 100 गांव आते थे। अब देखते हैं सैन्य प्रशासन। रंजीत सिंह ने अपने सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य तकनीकियों का सहारा लिया। यानी कि जो सैन्य प्रशासन था अपना उसको सुदृढ़ करने के लिए रंजीत सिंह ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य तकनीकों का सहारा लिया। रंजीत सिंह ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा और रंजीत सिंह ने अपनी जो सेना था उसको 2 भागों में बांटा। पहला था फौज ए खास। इसके अंतर्गत घुड़सवार,
पैदल टुकड़ी एवं तोप खाने आते थे। और दूसरा था फौज ए बेकवायत, फौज ए बेकवायद। इसमें घुड़सवारों को रखा जाता था, लेकिन उन्हें समय समय पर ही काम में लाया जाता था। मतलब घुड़सवार को ही रखा जाता था, लेकिन उससे समय समय पर ही काम में लाया जाता था। फिर देखते हैं न्याय प्रशासन। रंजीत सिंह ने अपनी न्याय व्यवस्था से धर्म को दूर रखा। यानी कि रंजीत सिंह जो थे न्याय व्यवस्था से धर्म को दूर रखे, जिससे सभी जातियों को उचित न्याय दिला सके। सबसे उच्च पद न्यायालय सूबे में नाजिम का होता था। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊंचा पद होता था वो न्यायालय में सूबे में नाजिम का होता था। ग्रामीण विवादों के लिए पंचायत का गठन किया गया, और ग्रामीण विवादों के लिए पंचायत का गठन किया गया। मृत्यु दंड का अधिकार केवल राजा के पास होता था, और मृत्यु दंड का जो अधिकार था केवल और केवल राजा के पास ही होता था। उसके बाद देखते हैं भू राजस्व प्रणाली। शुरू में भू राजस्व प्रणाली बटाई प्रथा पर आधारित थी। भू राजस्व उपज का 33% से 40% के बीच होता था। यानी कि जो भू राजस्व थी वो 33% से 40% के बीच होता था। भू राजस्व की अन्य दो प्रणालियां भी प्रचलित थी। उसमें थे कनकूत और नीलामी योजना। यानी कि भू राजस्व की दो अन्य प्रणालियां प्रचलित थी, उसमें से एक था आपका कनकूत और दूसरा था नीलामी योजना। भू राजस्व की 3 प्रणालियां थी। पहला तो बटाई व्यवस्था, फिर कनकूत व्यवस्था और फिर नीलामी योजना। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में नेतृत्व करने वाले राजाओं का क्रम। तो पहले खड़क सिंह आए, उसके बाद नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और फिर लास्ट में दिलीप सिंह आए। यानी कि रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद खड़क सिंह पहले बनते हैं, फिर उसके बाद नौनिहाल बनते हैं, फिर शेर सिंह बनते हैं और फिर दिलीप सिंह नेतृत्व करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम इस बुक के सारे चैप्टर हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते जाएंगे और बुक को पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।